हाँ तो बच्चों, आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? आज हम लोग को पढ़ना है दर्पण से वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी व फोकस दूरी में संबंध। हम लोग जानते हैं कि दर्पण से वस्तु की दूरी को u से दर्शाते हैं तथा प्रतिबिंब की दूरी को v से दर्शाते हैं व फोकस दूरी को m से दर्शाते हैं। क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि इसमें जो संबंध होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। अब आज हम लोग पढ़ेंगे ये कहाँ से आया है, इसका निगमन करेंगे। इसका क्या करेंगे? निगमन करेंगे। इसके निगमन के लिए अच्छा, सबसे पहले तो आप लोग को ये जो फिगर पर दिखाई दे रहा है, जो हम इस पर लिख देते हैं पहले से ही, उस पर ध्यान आपको नहीं देना है। जो हम पढ़ रहे हैं जो बताएं केवल उसी पर ध्यान देना है। ठीक, आराम से देखते चलो। दर्पण से वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v तथा फोकस दूरी f में संबंध हमें समझना है। ये कहाँ से आता है? सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये एग्जाम में आ भी सकता है, ज्यादा चांस है कि आ जाए, इसीलिए इस पर ध्यान से देखना। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसका निगमन करने के लिए कह सकता है कि इसका निगमन अवतल दर्पण से कीजिए। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करें? इसके निगमन करने के लिए जो फार्मूला, इसका निगमन करने के लिए हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम एक अवतल दर्पण लेते हैं, जो हमारा एक अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। ठीक, अवतल दर्पण का ये मुख्य अक्ष बनाते हैं, इसका फोकस बिंदु बनाते हैं और वस्तु को हम यहाँ पर लेते हैं। वस्तु को हम कहीं पर भी ले सकते हैं, कोई आवश्यकता नहीं है कि हम एक पर ले, हम यहाँ पर भी ले सकते हैं, यहाँ पर भी ले सकते हैं, यहाँ पर भी ले सकते हैं, लेकिन अच्छी तरह से यह निगमन हो जाए, इसलिए हम वस्तु को हमेशा दर्पण की वक्रता केंद्र से इधर ही लेते हैं, पीछे ही लेते हैं, ताकि हम आसानी से इसका निगमन कर सकें। तो मान लो हम वस्तु को यहाँ पर ले लिए, एक हम समांतर किरण दर्पण से भेजेंगे और हमें पता है कि जो समांतर किरण दर्पण से जाती है वह मुख्य अक्ष से, जो मुख्य अक्ष के समांतर किरण जाती है दर्पण तक, जो मुख्य अक्ष के समांतर किरण जाती है वह फोकस बिंदु से होकर चली जाती है। तो ये हम समांतर भेजे और एक फोकस बिंदु से होकर चला गया। फिर एक हम भेजते हैं वक्रता केंद्र से। जब हम वक्रता केंद्र से ये भेज रहे हैं तो यह हम पढ़े हैं कि जब कोई वक्रता केंद्र से किरण भेजी जाती है तो वह दर्पण से परावर्तित होकर उसी पथ पर वापस लौट जाती है। तो ये हम भेजे हैं और यह वापस लौट गई। अब हम जान रहे हैं कि दर्पण से परावर्तन के बाद जहाँ पर किरण एक दूसरे को काटते हैं वहां पर प्रतिबिंब बन जाता है। तो ये यहाँ आई और परावर्तित होकर इधर चली गई, और इसको हम भेजे हैं तो ये भी परावर्तित होकर इधर चल गई। मतलब कि ये किरण और ये किरण एक दूसरे को यहाँ पर काट दिए, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बना? ये प्रतिबिंब बना। अब इसकी सहायता से हम इस सूत्र का निगमन करना सीखेंगे। ध्यान से देखो, अवतल दर्पण से सूत्र का निगमन करना। तो सबसे पहले हम वह फिगर बनाएंगे और सबका नाम लिख देंगे। यह हमारा दर्पण है। दर्पण का मुख्य केंद्र जो होता है, दर्पण का दोनों सिरों का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। अब जो यह दर्पण मुख्य अक्ष, यह दर्पण है, जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो इस सब में तो आप नाम लिख सकते हैं। यहाँ F होगा, यहाँ P होगा, यहाँ पर F होगा, यहाँ पर C होगा। इसके अलावा हम यह वस्तु है तो ऑब्जेक्ट मानते हैं। वस्तु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर यह ऑब्जेक्ट इसलिए O से दर्शा दिए हैं, ऑब्जेक्ट O डैश। यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है यानी इमेज, इसलिए हम इसको I और I डैश से दर्शा रहे हैं। ये तो C है, ये F और ये P। अब यहाँ पर हम अपने मन से बिंदु M मान लेते हैं और यहाँ लंब उस पर से वहां से एक लंब खींच देते हैं, तो यह एक बिंदु M पा जाते हैं। लंब खींचते हैं, जहां पर लंब आकर गिरता है वहां पर क्या रहेगा? बिंदु M। इस तरह से नाम रख देंगे और जो लिखना रहता है वो तो लिख ही देते हैं। क्या लिखेंगे? शुरुआत में हम लिखेंगे ऐसे अवतल दर्पण से निगमन का सूत्र का निगमन हेडिंग रहेगी। उसमें सबसे पहले लिखेंगे क्या कि माना एक अवतल दर्पण M1 व M2 है, जिसका फोकस बिंदु P ध्रुव P फोकस बिंदु F तथा वक्रता केंद्र C है। माना कि एक वस्तु दर्पण के सामने O बिंदु पर रखी गई है।
तथा उससे एक समांतर किरण आती है जो फोकस बिंदु से होकर चली जाती है, और एक वक्रता केंद्र से किरण आती है जो उसी पथ पर वापस लौट जाती है। इस प्रकार हमारा प्रतिबिंब I पर बन जाता है। इतना लिखने के बाद क्या करेंगे, इतना लिखने के बाद अब हम लिखेंगे कि त्रिभुज ओ डैश सी, मतलब कि ये वाला त्रिभुज ओ डैश और सी है, त्रिभुज बना है कि नहीं, ये और ये त्रिभुज का चिन्ह है, ध्यान देना, त्रिभुज का चिन्ह, और ये भी त्रिभुज का चिन्ह, ठीक। तो त्रिभुज इतने व त्रिभुज इतने में आई डैश सी, मतलब कि ये आई है और ये आई डैश और ये सी, ये दोनों त्रिभुज बने, ये और ये। इन दोनों त्रिभुज में ध्यान से देखें तो ये वाला कोण, ये कोण और ये कोण, मतलब कि कोण, यहाँ देखो कोण, एक कोण का चिन्ह है, कोण ओ सी और ओ डैश, ओ सी और ओ डैश बराबर है कोण आई सी आई डैश के, मतलब कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। यह शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। हम लोग शीर्षाभिमुख कोण जानते हैं कि जब कोई भी दो किरण एक दूसरे को काटती हैं तो उनके आमने सामने बना कोण, जो चार कोण बनते हैं ना, आमने सामने जो कोण बनते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, इन्हीं कोणों को क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो ध्यान देखो, दोनों कोण आपस में बराबर है किस नियम से, शीर्षाभिमुख कोण से, किस कोण से, शीर्षाभिमुख कोण के नियम से। और ध्यान से इधर देखो कि अब इस त्रिभुज में देखो और एक कोण देखो कि ये वाला कोण और ये कोण ओ डैश ओ और सी, कोण ओ डैश ओ सी बराबर कोण आई डैश आई सी आई डैश, मतलब कि कोण आई और कोण ओ, ये कोण ओ और ये कोण आई, दोनों 90 अंश के हैं, अर्थात समकोण है, तो ये दोनों आपस में बराबर हैं। और हम लोग जानते हैं कि यदि किसी त्रिभुज, यदि दो त्रिभुज दिया गया हो और दोनों में दो कोण आपस में बराबर होते हैं, ये इसके और ये इसके, तो यह दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, या एंगल कसौटी के अनुसार, किसके अनुसार, एंगल। अगर जो किसी दिए गए दो त्रिभुज में उनके दो कोण आपस में बराबर हो गए तो वो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, यह हम लोग पढ़ लिए हैं, कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं, ठीक। अब ध्यान से देखो, यह त्रिभुज जो दोनों त्रिभुज है आपस में समरूप है, तो हम लोग समरूपता का नियम पढ़े हैं कि यदि दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनके संगत जो भुजाएं होती हैं उनका अनुपात भी क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात ये भुजा बटा ये भुजा बराबर ये भुजा बटा ये भुजा बराबर ये भुजा बटे ये भुजा, हम कह सकते हैं, समझ में आया। जैसे कि अब हम इसी को ले लेते हैं, तो ध्यान से देखो, अब यहाँ देखो ओ डैश ओ, या तो ओ सी बटा सी आई, ओ सी बटे, देखो अतः त्रिभुज ये और ये समरूप है, किस कसौटी से, एंगल कसौटी से, ये दोनों आपस में समरूप होंगे क्योंकि ये कोण और ये कोण बराबर है, ये कोण बराबर है। तो जब किसी दो त्रिभुज की दो कोण बराबर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, समरूप कहलाते हैं। जब समरूप है तो किस नियम से, एंगल। तो ये है हमारा लिख दिए, अतः त्रिभुज इतने और इतने आपस में क्या है, समरूप है। अब हम जाने समरूपता का नियम क्या होता है, तो समरूपता के नियम से त्रिभुज का भुजा OC जो है त्रिभुज है, इसकी भुजा OC बटा ये भुजा CI होगी, भुजा CI बराबर O डैश बटा I डैश होगा, ठीक। हम बताएं कि अगर जो त्रिभुज समरूप है तो समरूपता के नियम से हम उनके भुजाओं का अनुपात निकालेंगे और उन सब अनुपात आपस में बराबर हो गए, तो भुजाओं का अनुपात निकालें और वो सब आपस में क्या है, बराबर है। अब यहाँ तक हो गया। अब इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक। अब आगे हम बढ़ते हैं अगले त्रिभुज में। ध्यान से देखो कि यहाँ पर 4 त्रिभुज बना है, 1 2 3 4, तो इनका आपस में मिल लेंगे और इनका आपस में लेंगे। तो अब ध्यान से देखो, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सेम, ध्यान से देख लो, यही कंडीशन फिर अप्लाई हो जाएगा इन पर। त्रिभुज I डैश F और त्रिभुज F M N, दो त्रिभुज बने, दोनों में देखो ये फिर शीर्षाभिमुख कोण है कि नहीं, और ये फिर 90 डिग्री है, तो ये अभी क्या हो जाएंगे,
फिर यहाँ हो जाएंगे समरूप एंगल एंगल कसौटी से। तो फिर देख लो यहाँ से सब उसी तरह से लिखा गया है ना। तो ये फिर क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे एंगल एंगल कसौटी से। जब ये त्रिभुज आपस में ये तीनों फिर समरूप हो गए तो क्या करेंगे, अब समरूप हो गए तो फिर समरूपता का नियम लगाएंगे। अब समरूपता के नियम से देखो आई एफ बटे एफ एन आई एफ है तो बटे एफ एन होगा। फिर देखो आई डैश तो एम एन होगा बटे होगा। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब हमें ध्यान से देखें तो हमें पता चल रहा है कि ओ डैश ओ और एम एन बराबर है, क्योंकि ये दोनों किरण आपस में समांतर है। जब ये दोनों आपस में समांतर होंगे तो उनके बीच का जहाँ कहीं पर भी दूरी लेंगे तो बीच की दूरी क्या होगी, हमेशा बराबर होगी। तो ध्यान से देखो ये और ये आपस में बराबर है कि नहीं, बराबर है। तो यहाँ देखो हम लिखे हैं चूंकि इतना बराबर इतना दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब हम इसके जगह पर इतना लिख सकते हैं या तो इसके जगह पर इतना लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखो हमारा समीकरण 2 जो है उसमें एम एन दिया है, तो एम के जगह पर ओ डैश लिख सकते हैं कि नहीं, तो वहां पर हम ओ डैश लिख दें। तो तब समीकरण 2 से हमें पता है कि आई एफ बराबर एफ एन बराबर आई डैश बटा एम एन की जगह क्या लिख देंगे, ओ डैश लिख देंगे। ठीक, इतना समझ में आया। फिर आगे ध्यान से देखो इसको हम उल्टा कर देंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, तो इसको हम उल्टा कर देते हैं। क्यों हम उल्टा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ध्यान से देखो कि हमारा समीकरण 1 जो है हमें इसी के बराबर भी एक बार फिर दिखाना होगा। ये जो ओ डैश ओ है ना, यहाँ देखो ओ डैश ओ है, ओ डैश ओ, इसे ओ डैश ओ भी कर सकते हैं, चाहे ओ डैश भी कर सकते हैं। ठीक, तो ये देखो नीचे और ये ऊपर है, यहाँ पर देखो ये ऊपर है और नीचे, तो इसको हम यहाँ पर उल्टा कर सकते हैं। उल्टा कर देंगे तो ये आपस में बराबर हो जाएगा, तो इन दोनों पक्ष को हम बराबर दिखा लेंगे। इसीलिए हम यहाँ पर इसको क्या कर रहे हैं, उल्टा। तो ध्यान देखो आई एफ बटा एफ एन बराबर इतना दिया है, तो हम इसको उल्टा कर सकते हैं कि नहीं, इसको उल्टा कर दें। तो उल्टा करने के बाद देखो एफ एन बटा आई एफ हो जाएगा बराबर आई डैश नीचे जाएगा, ओ डैश ऊपर चला जाएगा। इस समीकरण 3 बन गया। तब ध्यान से देखो समीकरण 3 और समीकरण 1 देखो ओ डैश ओ आई डैश आई लिख सकते हैं इसे उसी तरह से। ये दोनों आपस में बराबर है, जब ये दोनों आपस में बराबर है तो ये और ये आपस में बराबर होगा कि नहीं। जैसे कि ध्यान से देखो अगर जो हम लिख दे रहे हैं 5 बराबर x बराबर इतना, आप लिख दे रहे हैं 6 बराबर x, इतना लिख दे 5 बराबर भी x और 6 बराबर भी x। तो क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि 5 बराबर 6 ऐसे हो जाएगा क्या, नहीं। जब ये दोनों आपस में बराबर रहेंगे तो ये दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं कि नहीं। यहाँ तो हम अनुमान लिखते हैं, ध्यान देखो ऐसे हम लिख सकते हैं जैसे कि 10 बराबर x, ठीक, और 10 बराबर y, 10 बराबर x और 10 बराबर y। तो क्या x बराबर y नहीं होगा, जब दोनों का मान 10 है तो x बराबर y होगा ना। ठीक, उसी तरह से अगर जो इसके बराबर इतना है और यही है यहाँ पर इसके बराबर इतना है, तो क्या ये और ये आपस में बराबर नहीं होंगे ना। तो इनको और इनको हम आपस में बराबर दिखा लेते हैं। तो समीकरण 3 व 1 से, समीकरण 3 व 1 से क्या करेंगे, एफ एन कहाँ गया, हाँ एफ एन बटे आई एफ बराबर क्या हो जाएगा, ओ सी बटा सी आई हो गया इतना। अब आगे देखो जब m यह बिंदु, ध्यान से देखो जब m घसकते एकदम P के करीब आ जाएगा यहाँ पर, तो क्या होगा, जो यह हमारा यानी यहाँ पर है वह कहाँ पर मिलेगा, P पर मिलेगा कि नहीं, मिलेगा ना। ध्यान देख लो जब m को बहुत पास ला देंगे तो जो इस पर से लंब खींच रहे हैं m पर से, वो सीधे P पर नहीं खींचा जाएगा, P पर चला जाएगा कि नहीं। जब वो P पर चला जाएगा तो ध्यान से देखो कि जो हमारा एफ एन था वो एफ पी बन जाएगा, बनेगा ना। तो उसी तरह से यहाँ देखो जब एम पी के पास हो तब हमारा एफ एन बराबर एफ पी हो जाएगा। जो हमारा ये एफ एन है ना वो बराबर हो जाएगा एफ पी के, हो जाएगा ना। ठीक है, अब देखो एफ पी बटा आई एफ बराबर ओ सी बटा सी आई, कहाँ से लिखे, ध्यान से देखो हमारा जो ये बना है यहाँ पर हमें मिला है कि एफ एन बराबर एफ पी। तो यहाँ देखो एफ एन जो है एफ एन
एफ एन बराबर एफ पी। तो एफ एन की जगह जो ये है हम इसके जगह पर एफ पी लिख सकते हैं कि नहीं, लिख देंगे। तो यहाँ पर हम देखो एफ एन की जगह हम एफ पी लिख दें। अब आता आई एफ है तो आई एफ बराबर ओ सी का ओ सी और सी आई का सी आई लिख दें। इतना करने के बाद अब क्या करेंगे, अब इसको हम तोड़ कर लिखेंगे। एफ पी का मान ध्यान से देखो, एफ पी का मान यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, एफ है। तो इसको हम एफ पी है तो एफ पी लिख दिए हैं, ठीक एफ पी। लेकिन अब देखो आई एफ का है, आई यहाँ है और एफ मतलब ये वाली दूरी। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं कि आई और पी माइनस, देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम कैसे लिख सकते हैं, आई पी मतलब ये पूरी दूरी हम माइनस कर देंगे यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो ये पूरी दूरी में से ये दूरी जब काट देंगे तो केवल इतना दूरी बचेगा कि नहीं बचेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं आई पी माइनस एफ पी। ध्यान से देख लो, वही लिखे आई पी माइनस एफ पी। समझ में आया नहीं समझ में? इधर देखो एक बार, मान लो एक रेखा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 सेंटीमीटर है। कितना है 10 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें पता है 5 सेंटीमीटर। तो ये दूरी कितनी होगी हमें कैसे पता चलेगा, हमें पता है ये पूरी दूरी 10 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, मान लो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 सेंटीमीटर है। तो जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 सेंटीमीटर है तो ये दूरी 5 सेंटीमीटर होगी कि नहीं, कैसे पता चलेगा। ये पूरे में से ये दूरी हम काट कर बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पर जो बचेगा वही ना होगा, अर्थात 10 में से 5 घटा देंगे तभी हमें मिलेगा ना 5। उसी तरह से जब पूरी दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, हमें कितना ज्ञात करना है, आई और एफ ज्ञात करना है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी में से हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी काट देंगे तो यही दूरी बचेगी कि नहीं। उसी तरह से यहाँ पर लिख दिए। अब बराबर यहाँ देखो क्या दिया है, ओ सी का मान हम क्या लिखें, ओ सी को देखो कहाँ दिया है, यहाँ ओ है और यहाँ सी है, ये ओ और ये सी। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ओ पी माइनस कर देंगे ओ पी और सी पी। ओ पी माइनस सी पी करेंगे तो ये दूरी बचेगी कि नहीं बचेगी ना। तो वही की है ओ पी माइनस सी पी। फिर बटे नीचे क्या दिया है सी आई, देखो सी आई ये है सी आई। फिर इसको क्या करेंगे, इतना दूरी हमें ज्ञात करना है ना। तो सी पी माइनस आई पी कर देंगे कि नहीं, सी पी माइनस आई पी इतना हो गया। अब ध्यान से देखो चिन्ह परिपाटी का नियम हम बताए थे कि अगर जो ऐसा कुछ है तो इस ध्रुव को क्या है पोल है, इसको हम क्या मान लेते हैं मुख्य मूल बिंदु। और मूल बिंदु की इधर का सब ऋणात्मक मान होता है, इधर का सब धनात्मक मान होगा, ऊपर का सब धनात्मक नीचे का सब ऋणात्मक। तो इधर सब है अर्थात सभी माइनस होंगे, जैसे कि फोकस दूरी भी इधर ही है, वक्रता केंद्र भी इधर ही है और वस्तु भी इधर ही है, प्रतिबिंब इधर ही है। तो सबका मान माइनस होगा। तो ध्यान से देखो, हम जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी फोकस दूरी कहलाती है, जिसे हम स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। तो अर्थात हम इसको एफ और पी को क्या लिख सकते हैं, एफ और पी बराबर क्या होगा माइनस एफ हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी माइनस एफ हो जाएगा। उसी तरह से हम जानते हैं कि आई और एफ, आई और पी मतलब कि ध्रुव और जो प्रतिबिंब बनता है उसके बीच की दूरी को हम बी से दर्शाते हैं। किससे, बी से। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या आ जाएगी माइनस बी, क्योंकि इधर है और बी से दर्शाते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस बी। आई पी का मान क्या हो जाएगा माइनस बी। और ध्यान से देखो हमारा सी पी जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है कि नहीं। वक्रता त्रिज्या पड़े होना कैपिटल आर या स्मॉल आर से दर्शाते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी कैपिटल आर। तो कैपिटल आर माइनस में होगा प्लस में, इधर की दूरी है माइनस में हो जाएगा। तो सी पी बराबर माइनस आर लिख सकते हैं। उसी तरह से यहाँ देखो यहाँ से यहाँ तक वस्तु की दूरी किससे दर्शाते हैं यू से। यू ध्यान से देखो इधर ही है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी यू दर्शाते हैं। तो ओपी को हम क्या लिख सकते हैं, ओपी बराबर माइनस यू लिख सकते हैं। अब जहाँ जहाँ एफ पी होगा वहाँ माइनस एफ लिख दो, आई पी की जगह माइनस बी लिख दो, सी पी की जगह माइनस आर लिख दो, ओपी की जगह माइनस यू लिख दो। तो देखो इसमें क्या क्या दिया है, एफ पी दिया है, एफ पी का मान माइनस एफ प्लस दो एफ की जगह। फिर देखो आई पी की जगह क्या है माइनस बी,
माइनस बी रख दो। अब देखो एफ पी की जगह क्या है, एफ पी का माइनस है, ये देखो माइनस और ये माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस एफ बराबर ये देखो माइनस यू कहाँ तक है, हमें ओपी का मान माइनस यू रखेंगे, फिर सीपी का मान माइनस आर, सीपी का मान माइनस आर है, सीपी का मान माइनस आर, ये देखो माइनस और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस आर, फिर देखो सीपी, फिर सीपी का मान माइनस आर होगा, फिर आईपी का मान हम जान रहे हैं कि माइनस बी होगा, आईपी का मान माइनस बी और ये माइनस दोनों मिलकर प्लस बी हो जाएगा। अब इतना बन जाएगा, इतना करने के बाद अब आगे करते हैं, ठीक, इतना नोट कर लो, ऐसा पहले नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो और आगे बढ़ते हैं, ले लिए, ठीक, आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखो, यहां से देखो हमारा क्या हो गया, माइनस एफ बटे माइनस बी प्लस एफ बराबर माइनस यू प्लस आर बटे माइनस आर प्लस बी आ गया, इतना आ गया। और इसको क्या करेंगे, इधर उधर मल्टीप्लाई करेंगे, चूंकि हमें पता है, पहले ये लिख लो, चूंकि आर बराबर हम लोग जानते हैं 2f होता है, आर बराबर क्या होता है 2f, क्योंकि आर बराबर 2f होता है तो आर की जगह 2f रख देंगे, तो माइनस रखो, माइनस एफ बटे माइनस बी प्लस एफ बराबर माइनस यू प्लस एफ, आर की जगह 2f बटे माइनस आर की जगह माइनस 2f हो जाएगा, अब प्लस बी। अब इसका इधर गुणा, मतलब फिर गुणा कर देंगे, इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, ये क्या हो जाएगा माइनस एफ, ये आएगा माइनस 2f प्लस बी, इधर क्या हो जाएगा माइनस यू माइनस प्लस 2f, ये आएगा इधर तो क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस एफ। अब गुणा करा दो, माइनस एफ से अंदर जब गुणा कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस और 2f स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा एफ बी बराबर, इसका जब इधर गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस यू और माइनस बी प्लस यू बी होगा, अब फिर ये माइनस और एक प्लस माइनस हो जाएगा यू एफ और बी एफ, नहीं यू है तो यू एफ माइनस प्लस माइनस यू एफ का यू एफ, अब फिर ये देखो 2f से कराएंगे इसमें तो ये प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा और 2f और ये b, फिर 2f यहाँ स्क्वायर हो जाएगा प्लस 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 ही रहेगा और 2f और f में पूरा 2f स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान से देखो यहाँ पर 2f और ये 2f, जब ये प्लस है इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस का तो कट जाएगा, कटेगा, और ये देखो माइनस कितना बच गया माइनस एफ भी बराबर यू भी प्लस यू एफ माइनस माइनस यू एफ और ये माइनस 2f भी, इतना बचा। अब देखो एफ भी इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस आ जाएगा, तो प्लस इधर से घटेगा, बचेगा कितना, ये 0 हो गया, यू बी माइनस यू एफ, अब ये इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, इसमें से घट जाएगा, कितना हो जाएगा -2 था, अब यह भी बन जाएगा, केवल बचेगा कि नहीं, तो यहाँ की प्लस है, प्लस हो जाएगा, और जब प्लस होगा तो हम ध्यान रखें कि इसका क्या माना जाता है, जैसे कि ये अब इधर मान आ गया तो क्या हो जाएगा एफ बी आ गया, एफ बी हो जाएगा, एफ बी इन दोनों को जब हल करेंगे कितना आ जाएगा, आएगा ना, समझ जाना। अब उसको हल करने के बाद हमें इतना मिलेगा, अब इतना हल करने के बाद हम इसको जो माइनस वाले इधर भेज रहे हैं और प्लस वाले को इधर छोड़ रहे हैं, सब माइनस को इधर और प्लस वाले को इधर छोड़ रहे हैं, तो इधर माइनस माइनस आकर प्लस हो जाएगा दोनों, तो ये हो जाएगा एफ बी प्लस एफ यू एफ प्लस एफ बी बराबर यू बी। अब लास्ट में क्या करेंगे हम, लास्ट में करते क्या है, यू भी और एफ से भाग देते हैं, से भाग देने पर लास्ट में भाग देते हैं यू एफ बी से। अब हम इसमें भाग देंगे, तो ध्यान से देखो भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, मिटा देगा ना, चलो देखो भाग दे रहे हैं,
यू एफ में यू एफ भी बराबर प्लस क्या है एफ भी में यू एफ भी बराबर यू भी में यू एफ भी। ठीक, यहाँ से देखो एफ से एफ कटा, यू से यू कटा, यहाँ से बी से बी कटा, एफ से एफ कटा, यहाँ से बी से बी, यू से यू, यहाँ क्या बचा 1/b बच गया, प्लस यहाँ क्या बचा 1/u बचा, इधर क्या बचा 1/f। अब ध्यान से देखो बन गया कि नहीं फार्मूला जो हमारा था, इसको हम लिख सकते हैं 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। ठीक हो गया, नोट कर लो। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अब आगे अगली वीडियो पढ़ेंगे।